नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हिंदी साहित्य में हम अपना जो हिंदी उपन्यास पढ़ रहे हैं, हिंदी उपन्यास के विकास में ही आज हम तृतीय उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है प्रेमचंदोत्तर युग। हमारा इकाई 2 ही चल रहा है, भाग हमारा 32A रखा गया है इसमें, क्योंकि प्रेमचंद जी के बाद के जो उपन्यास हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम 2 या 3 भाग में कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला भाग है प्रेमचंदोत्तर युग है, यानी कि प्रेमचंद जी के जो परवर्ती उपन्यासकार रहे हैं प्रेमचंद जी के बाद के, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारे पहले उपन्यासकार हम देखते हैं, वो हैं जैनेन्द्र कुमार, और ये जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कहे जाते हैं। मनोविश्लेषण का मतलब होता है जो मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण करता हो, जो मानसिक वृत्तियों के बारे में बात करता हो अपने उपन्यासों में, वो मनोविश्लेषणवादी होता है। इन उपन्यासों के ये जनक रहे हैं, और इनका जन्म जो है वो 1905 में हुआ है, और मृत्यु इनकी जो है 1988 में हुई है। और ये मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, तभी ये जनक भी कहे जाते हैं। और इन्होंने अपने पात्रों की जो सामान्य गति रखी है, उसमें सूक्ष्म संकेतों की निहिति की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। तो अपने पात्रों का जो है इन्होंने बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है, क्योंकि जब मनोविज्ञान की बात आती है तो उनके मानसिक विकास की भी बात आती है, उनकी मानसिक वृत्तियों की बात आती है, उनके बारे में ज़्यादातर जैनेन्द्र कुमार जी ने जो है अपने उपन्यासों में इन चीज़ों का ध्यान रखा है। फिर उनके पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो भी इसी कारणों से संयुक्त होकर जो है बिल्कुल उभरती है। अपने मतलब पात्रों का इन्होंने बहुत ही विशेष ध्यान रखा है। तो इनके उपन्यास देखते हैं हम। तो इनका पहला उपन्यास जो है वो है परख, वर्ष है 1929। इसमें प्रेम का आदर्शीकरण जो है प्रस्तुत किया गया है, और पात्र जो है इसमें वो है कट्टो नाम से है। जो चीज़ें मुझे पता चल पाई हैं जितने भी उपन्यास के बारे में, वो मैंने यहाँ पे कवर करी हैं। दूसरा उपन्यास सुनीता है, 1934 ईस्वी है। श्रीकांत, सुनीता व हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है इसमें। तीसरा है त्यागपत्र है, 1937। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया है इसमें, और इसमें पात्र है एक मृणाल करके पात्र है। फिर है कल्याणी, 1939 ईस्वी में। विवाह के पश्चात की समस्याओं का चित्रण है इसमें, कि विवाह के बाद क्या क्या समस्याएं उभरती हैं जीवन में, स्त्री के जीवन में भी और पुरुष के जीवन में भी। फिर सुखदा है, 1952। इसमें नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मनोभावों की ही बात हो रही है, जितनी मानसिक वृत्तियाँ होती हैं, मन के जो भाव होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। फिर है विवर्त है इसमें, विवर्त जो है 1953। इसमें भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। फिर व्यतीत नाम से उपन्यास है 1953 में। जयवर्धन है 1956 में। व्यक्ति की निजता और शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया गया है इसमें। जैनेन्द्र जी के जो उपन्यास है उसमें घटनाओं की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल दिया जाता था। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र ही मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय लेकर ही अपना विकास प्राप्त करते थे। इनके तो सबसे ज़्यादा जो इनका जोर रहा है वो पात्रों के चित्रण पे रहा है, और पात्रों का चित्रण भी किस रूप में, उनके मनोभावों का चित्रण यहाँ पे रहा है। आगे देखते हैं। फिर जो इनके बाद के उपन्यास है वो है मुक्तिबोध है, 1965। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसे 1966 में। फिर अनंतर उपन्यास है 1968 में। अनाम स्वामी है 1974 में। मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है इसमें। दशार्क नाम से है 1985 में। विवाह विच्छेद की बात है, कि विवाह में जैसे अब आजकल तो एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है डिवोर्स की, तो उसके ऊपर बात इन्होंने पहले उस टाइम की है, विवाह विच्छेद की बात है। और स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण इन्होंने किया गया है इसमें। तो जैनेन्द्र कुमार जी के और जो है इनका मूल विषय जो रहा है, इन्होंने काम पीड़ा के ऊपर भी बात करी, और अहम का समर्पण भी जो है इनका विषय रहा है उपन्यासों का। तो ये सब इनके उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी के। अब दूसरे उपन्यासकार की तरफ हम आते हैं, वो है ईलाचंद्र जोशी। ये भी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं, ईलाचंद्र जोशी जी। और इनका जो जन्म हुआ है वो है इनका 13 दिसंबर 1903 में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 1982 ईस्वी में। और अल्मोड़ा में जो है इनका जन्म हुआ है, उत्तराखंड में। और इनके जो उपन्यास देखते हैं वो है, पहला है घृणामयी है 1929। इसमें एक युवती के पश्चाताप का चित्रण किया गया है, और 1950 में ये लज्जा शीर्षक से दोबारा आया है ये। और सन्यासी उपन्यास है 1940 में। नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है इसमें। और पर्दे की रानी उपन्यास है 1942 ईस्वी में। मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है इन उपन्यासों में। तो ये ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास है।
आगे देखते हैं इनके उपन्यास है। आगे है प्रेम और छाया नाम से उपन्यास 1944 में। इसमें पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। निर्वासित उपन्यास 1946 में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। मुक्ति पथ उपन्यास आया है 1948 में। सुबह के भूले उपन्यास है 1951 में। जिप्सी नाम का उपन्यास है 1952 में। मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय है इसमें। फिर है जहाज का पक्षी 1954 में। ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण है इसमें। ऋतु चक्र नाम का उपन्यास 1969 आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। फिर भूत का भविष्य 1973 में। और कवि की प्रेयसी नाम का उपन्यास है 1976 ईस्वी में। तो ये इनके इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास रहे हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे हमारे आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको सिर्फ हम अज्ञेय कह के भी पुकारते हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो 7 मार्च 1911 को है। मृत्यु इनकी 4 अप्रैल 1987 को रहे हैं। ये एक कवि भी रहे हैं और अज्ञेय के बारे में हम काफ़ी काव्य में भी पढ़ चुके हैं। शैलीकार भी हैं और एक कथा साहित्य को महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार रहे हैं। ये ललित निबंधकार भी रहे हैं, एक संपादक भी रहे हैं और अध्यापक के रूप में भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो इनका जो जीवन काल है पूरा ही हिंदी साहित्य को समर्पित रहा है। और अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी रहे हैं। और अनेक जापानी जो हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित भी किया है। तो इस प्रकार से इनका थोड़ा सा विवरण था। प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे हैं जब हम उपन्यासों की बात करते हैं। और जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था। अज्ञेय नाम देने वाले कौन रहे हैं? जैनेन्द्र है। अब इनके उपन्यास हम देखते हैं। पहला उपन्यास जो है, इनके उपन्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है शेखर एक जीवनी, जिसका भाग 1 1940 में आया है। इसमें नायक शेखर के कैशोर्य का वर्णन किया गया है। दूसरा भाग 1944 में आया है। इसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। दूसरा इनका उपन्यास नदी के द्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1951 में। इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर अपने अपने अजनबी है 1961, मृत्यु से साक्षात्कार है इसमें। तो इनके ये 3 जो उपन्यास हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। जब हम पूरी वीडियो देखेगा लास्ट में एक बार हम रिकॉल करेंगे कि हमें जो है एक इकाई दी हुई है, हमारे ख्याल में शायद 4थी या 5वीं इकाई है, उसमें हमें जिन जिन उपन्यासों के बारे में पढ़ना है डिटेल में उनकी बात भी हम कर लेंगे एक बार वीडियो के एंड में। तो ये पढ़ते हैं। अज्ञेय के अनुसार जो है शेखर की खोज जो इनका है अनंत गोत्वगत्वा स्वतंत्रता की खोज है इनके अनुसार अज्ञेय कहते हैं। आगे देखते हैं। फिर आते हैं हमारे चौथे नंबर पे विष्णु प्रभाकर जी हैं, जो इनका जन्म जो हुआ है वो है 1912 में इनका जन्म हुआ है। और जो इनकी मृत्यु हुई है वो इनकी 2009 में हुई है 11 अप्रैल को। और बड़े ही सुप्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिन्होंने इन्होंने अनेकों लघु कथाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं। और इनकी जो कृतियां रही हैं उसमें देश प्रेम, राष्ट्रवाद और सामाजिक विकास जो है वो मुख्य भाव रहा है। तभी ये जो है मानवतावादी उपन्यासकार भी कहे जाते हैं। और इनके उपन्यास हम देखते हैं। पहला उपन्यास है इनका ढलती रात 1951 में। इसमें सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। दूसरा है तट के बंधन 1955 में। प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है इसमें। स्वप्नमयी उपन्यास में 1956 में स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन है। कोई तो उपन्यास 1980 नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की जो शिकार हो जाती है स्त्रियां, उनकी समस्याओं का चित्रण है इसमें पूरा। फिर है अर्धनारीश्वर, स्त्रियों के बलात्कार और यातना का चित्रण है इसमें। और संकल्प जो है 1993 में परित्यक्ता स्त्री के मनोभावों का अंकन है। तो स्त्री के जो समस्याएं रही हैं उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी बात करी है विष्णु प्रभाकर जी ने। अगले आते हैं हम, उनके बाद हैं उदय शंकर भट्ट जी की हम बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो 1889 में हुआ है इनका। और 1966 में इनकी मृत्यु हुई है। और बड़े ही सुप्रसिद्ध लेखक व कवि रहे हैं। और जन्म इनका उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ है। और इनके उपन्यास हम देखते हैं। ये भी मानवतावादी उपन्यासकार है। इन्होंने भी जो है समाज की समस्याओं को मानव को लेते हुए ही मानव के जो आसपास के विषय हैं उसी को इन्होंने अपने उपन्यासों का विषय रखा है। पहला उपन्यास इनका नए मोड़ 1954 में सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की विवशता का चित्रण इन्होंने इसमें किया है। और सागर लहरें और मनुष्य नाम से उपन्यास है इनका 1956। इसमें बम्बई के बरसोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण किया है इन्होंने, भी इम्पॉर्टेंट है।
फिर लोक परलोक नाम का उपन्यास है 1958 में। ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है इसमें। शेष अशेष 1960 में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। तो मानव से संबंधित जितने विषय होते हैं उसमें उनके बारे में जो है इन्होंने अपने उपन्यासों में बात करी है। आगे आते हैं, अब है भगवती चरण वर्मा हैं। ये व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार रहे हैं। ये व्यक्ति को केंद्र में रखकर जो नियति के हिसाब से जो भी कुछ होता है संसार में उसके ऊपर इन्होंने अपनी जो है बात करी है उपन्यासों में। और इनका जन्म जो हुआ है वो 1903 में हुआ है इनका जन्म, और 1988 में जो है इनकी मृत्यु हुई है। और इनके उपन्यास हम देखते हैं। और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जो है 1971 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था, भगवती चरण वर्मा को। और इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ है। और देख रहे हैं हम कि कितने सारे उपन्यासकारों का जन्म जो है अधिकतर उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। अब उपन्यास हम देखते हैं। इनके पहला उपन्यास जो है इनका पतन नाम से उपन्यास है 1927। इसमें अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है ये। चित्रलेखा नाम का उपन्यास, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने जहाँ लाइन लगा रखी ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें लाइन लगा लेती हूँ, तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। चित्रलेखा नाम का उपन्यास है 1934। इसमें पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण है। 3 वर्ष उपन्यास है जो 1936। इसमें प्रेम का विवाह में परिणति समस्या का चित्रण किया गया है। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते नाम का उपन्यास इंपॉर्टेंट है 1946 में। गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है इसमें। आखिरी दाव उपन्यास 1950 एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है इसमें। और अपने खिलौने उपन्यास जो है 1957 दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया गया है इसमें। भूले बिसरे चित्र 1959 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा है। वह फिर नहीं आई 1960 में आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण है। सामर्थ्य और सीमा जो है 1962 प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण इसमें किया गया है। थके पाँव नाम का उपन्यास 1963 में। रेखा नाम का उपन्यास 1964 में नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है। और सच्ची सीधी बात 1968 में सन 38 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। देखिए उपन्यासों की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो गद्य विधा ज़्यादा बड़ी है वो हमारे उपन्यास ही हैं। इसलिए हमें सिर्फ ये उपन्यास कौन से वर्ष में आया है और उसके अंदर जो उसका कथानक है यानी कि उसके जो हम कहते हैं ना उसमें क्या है उपन्यास में, उसके बारे में हमें बस देखना है मेन बात। फिर हमारा आता है सबही नचावत राम गोसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला उपन्यास 1970 में। इसमें सन 1919 से 65 तक के इतिहास का चित्रण है। फिर प्रश्न और मरीचिका 1973 में व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार से इनके उपन्यास रहे हैं। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अश्क हैं जो उनका जन्म जो हुआ है वो 1910 में हुआ है और उनकी जो मृत्यु हुई है वो 1996 में हुई है उनकी मृत्यु। और उर्दू एवं हिंदी के ये प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं और उपन्यासकार रहे हैं। और इनकी स्पेशल बात यह है कि ये अपनी पुस्तक जो है स्वयं ही प्रकाशित करते थे। तो सब कुछ बात स्पेशल भी होती है किसी के बारे में। और इनका जन्म जो हुआ है वो जालंधर पंजाब में हुआ है। और ये जो है प्रारंभिक शिक्षा जब ले रहे थे ये उपेंद्र नाथ अश्क जी, तो 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे इन्होंने। तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें थी। अब उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। सितारों के खेल है 1940, गिरती दीवारें 1947, गर्म राख 57, बड़ी बड़ी आंखें 55 में, पत्थर अल पत्थर जो है 57 में है, शहर में घूमता आईना 63, एक रात का नरक, एक नन्ही कदील का एक अंश जो है 1968, एक नन्ही कंदील 1969 और बांधो ना नाव इस ठाव 1974, फिर निमिषा 1980 और पलटती धारा 1997। तो इस तरह से एक एक उपन्यासकार के बहुत सारे उपन्यास हैं। ज़्यादा गहराई में हम किसी भी उपन्यास में नहीं आते क्योंकि कोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो हम जो हमारे उस इकाई में हमें अलग से उपन्यास दिए होंगे उनके बारे में हम सारा पढ़ेंगे, उनके पात्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, कथानक के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उपेंद्र नाथ अश्क ने जो है फ्रांसीसी उपन्यास है रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में इन्होंने लिखा है। जो इनका ये वाला उपन्यास है गिरती दीवारें। तो आगे देखते हैं हम। फिर अब आते हैं हमारे वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी का जो जन्म हुआ है वो 1889 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो हुई है
वो 1969 में हुई है इनकी, और ये हिंदी नाटककार उपन्यासकार रहे हैं, और हिंदी उपन्यास के विकास में जो है इनका बहुत योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो इन्होंने प्रेमचंद जी की सामाजिक परंपरा को भी आगे बढ़ाया था, और दूसरी तरफ हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को भी इन्होंने उत्कर्ष तक पहुंचाया है। इनका जो है इतिहास, कला, पुरातत्व, मनोविज्ञान, मूर्तिकला, चित्रकला में भी इनकी विशेष रुचि रही है, और अपनी कहानी में इन्होंने जो है अपना संघर्ष में जीवन की गाथा भी इन्होंने गाई है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में बातें थी। अब हिंदी में इन्हें सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि भी मिली है। जैसे कि हम अंग्रेजी के किसी भी कहानीकार, किसी निबंधकार के नाम पर हम हिंदी में अभी अपनी उपाधियां दे देते हैं उनके नाम पर ही, तो ऐसे इनको उपाधि मिली है सर वॉल्टर स्कॉट की। और इनके जो प्रारंभिक उपन्यास रहे हैं वो है संगम, प्रत्यागत, लगन और कुंडली चक्र, जिसमें कि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं कि समाज में सच क्या है। हम बहुत सारे आडंबर करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को ढकते हैं, लेकिन ये उन्हीं बातों को सच्चाई से कह देते थे। इन्होंने सामाजिक यथार्थ की बात करी है अपने उपन्यासों में, वृंदावन लाल वर्मा जी ने। इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास रहे, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यासों को इन्होंने बहुत उत्कर्ष तक पहुंचाया है, तो इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनकी संख्याएं भी ज़्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहे हैं इनके ऐतिहासिक उपन्यास। इन्होंने मेनली जो है बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल जो रहा है उसकी पृष्ठभूमि पर इनके उपन्यास आधारित हैं। तो इनके उपन्यास देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। गढ़ कुंठार नाम का उपन्यास है 1928, विराटा की पद्मिनी 36, झांसी की रानी 46, कचनार 48, मृगनैनी 50। अब क्योंकि 1900 में ही चल रहे हैं सारे, इसलिए मैं सिर्फ पीछे वाला बोल रही हूँ। टूटे कांटे 54 है, अहिल्याबाई 55 में, भुवन विक्रम 57 में, माधवजी सिंधिया 57, रामगढ़ की रानी 61 में, महारानी दुर्गावती 64 में, कीचड़ और कमल 64, सोती आग 66 और देवगढ़ की मुस्कान 73। और इनके उपन्यासों में से जो है सीक्वेंस वाले प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए ये सारे मैंने सीक्वेंस में ही यहाँ पे लिखे हैं, साल के हिसाब से लिखे हैं, वर्ष के हिसाब से। तो आपको इनको इसी हिसाब से जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होते तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार फिर भी याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि सीक्वेंस में आप इसको याद कर पाएँ इनके उपन्यासों को। तो ये इनके ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के। फिर आते हैं, उसके बाद हम आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की बात हम करते हैं। ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हमारे रहे हैं, और व्यक्तिवादी की मतलब ये व्यक्ति की बात करते हैं कि व्यक्ति के अहम की बात करते हैं, व्यक्ति के जो है आप उसके हम कह सकते हैं उसकी प्रकृति की बात करते हैं व्यक्ति की। तो इनके उपन्यास जो हैं वो देख लेते हैं। इनके हैं धरती की आंखें हैं उपन्यास 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959 और बड़ी चंपा और छोटी चंपा बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर। देखिए तो हम गाते भी थे बचपन में, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल भाई मछली कितना पानी, ऐसे करके हम गाते थे, तो उसी पे नाम है इनके उपन्यास का। 1974, वसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना क्या नाम है इसका, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985 और कनाट पैलेस लिखा है, कनॉट प्लेस की बात है इसमें 1986। तो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण लाल जी के ये उपन्यास रहे हैं। आगे हम देखते हैं, अब आते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी की बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है, और इनका जन्म जो है वो 1893 में हुआ है। और इनका जो बाल्यकाल का नाम रहा है वो है केदारनाथ पांडे इनका नाम रहा है, और इन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, और इन हिंदी के ये प्रमुख साहित्यकार भी रहे हैं, और ये बड़े ही प्रतिष्ठित बहुभाषाविद रहे हैं। और इन्होंने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यात्रा वृत्तांत और यात्रा साहित्य और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्य काफ़ी सारे योगदान दिए हैं, और हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह भी ये कहे जाते हैं। और बौद्ध धर्म पर जो इनका शोध है वो हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसमें इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। तो ये एक तरह से भ्रमण करने वाले भी माने जाते हैं, इन्होंने भ्रमण भी काफ़ी किया है। बौद्ध धर्म पर भी इनका शोध है काफ़ी। तो इनके उपन्यास देख लेते हैं। इनका पहला उपन्यास है जीने के लिए, जिसमें 1940 ईस्वी में आया है। ये भारत के विशुद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। इसमें सिंह सेनापति 1942, वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। फिर जय योद्धे नाम से उपन्यास है 1944 में, यमुना सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज्य के अवसान का चित्रण है इसमें। मधुर स्वप्न 1950 में, मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी जो है अंदरजकर के जीवन दर्शन का चित्रण है इसमें।
विस्मृत यात्री है 1954 में। बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। देखिए बौद्ध धर्म की बात करी है तो बौद्ध यात्री के बारे में भी इन्होंने अपने उपन्यासों में बात करी है राहुल सांकृत्यायन जी ने। उसके बाद आते हैं हम चतुरसेन शास्त्री की तरफ। चतुरसेन शास्त्री का जो जन्म हुआ है वो 1891 में हुआ है और मृत्यु इनकी 1960 में हुई है। और ये बड़े ही महान उपन्यासकार रहे हैं। इनका जो अधिकतर लेखन रहा है वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित रहा है इनका। और इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के चांदोख में हुआ था इनका। और अधिकांश जो लेखन है इनका ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित तो है ही, और इनके जो उपन्यास है वो रोचक भी बड़े रहे हैं और दिल को छूने वाले रहे हैं। और बचपन से ही ये ना आर्य समाज से भी प्रभावित थे। तो इस प्रकार से। और इन्होंने एक बात और है कि इन्होंने अनाज मंडी शाहदरा का घर जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड को दान कर दिया था, जिसमें आजकल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी बनी हुई है। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। इनके उपन्यास देख लेते हैं। वैशाली की नगरवधु उपन्यास 1949 में है। बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण है। फिर रक्त की प्यास जो है 1951, आलमगीर 1954 में है। फिर वयम रक्षामः 1955 में आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है इसमें। सोमनाथ नाम का उपन्यास 1955 में शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण है इसमें। गोली नाम का उपन्यास 1956 में देशी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण है इसमें। और सोना और खून उपन्यास 1960 में इनका आया है। तो ये इनके आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो है इनका उन उपन्यासों के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अमृतलाल नागर जी के बारे में। अमृतलाल नागर जी जो है इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ है और आगरा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ है और बड़े ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। और इनको भारत सरकार द्वारा जो है 1981 में इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और इनका जो है बहुत ही भाषाओं पे भी अधिकार रहा है। इन्होंने जो है स्वाध्याय द्वारा जो है साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व और समाजशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया है। इनका हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं पर भी अधिकार रहा है। इन्होंने पहले नौकरी भी की है, फिर स्वतंत्र लेखन किया है और फिल्म लेखन का भी इन्होंने खासा काम किया है काफ़ी। और चकल्लस नाम का इन्होंने एक संपादन भी किया है और आकाशवाणी लखनऊ में ये ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे हैं। तो अमृतलाल नागर जी का जीवन भी काफ़ी विशाल है साहित्य के मामले में और इन्होंने काफ़ी अलग से काम भी किया है साहित्य के ऊपर। तो इनके उपन्यास देख लेते हैं। महाकाल नाम का उपन्यास है 1947। बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। सेठ बाकेलाल 1955। बूंद और समुद्र 1956 में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है इसमें। शतरंज के मोहरे 1959। अवध के नवाबों के ह्रासोन्मुख जीवन का चित्रण है। सुहाग के नूपुर 1960। मध्यकालीन कुलवधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है इसमें। अमृत और विष 1966। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है। फिर इनका है सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968। मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है इसमें। और एकदा नैमिषारण्य नाम का उपन्यास है 1972 में। आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है इसमें। फिर है मानस का हंस 1972 में। तुलसीदास के जीवनी और व्यक्तित्व पर आधारित है इसमें और इसके ऊपर हमें अलग से पढ़ना है। मानव का हंस जब मैंने सिलेबस में देखा था तो इसके बारे में हमें अलग से पढ़ना है। नाच्यो बहुत गोपाल भी उपन्यास है इनका 1978। भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारिकेता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण किया है। शब्द जो है ये तभी का लिया गया है जबकि शब्द ये आजकल हम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये वर्जित शब्द है इसमें। खंजन नयन नाम का उपन्यास है इसमें 1981। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है ये उपन्यास। फिर बिखरे तिनके जो है उपन्यास 1982। अग्निगर्भा उपन्यास 1983। करवट नाम का उपन्यास 1985। लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है इसमें। पीढ़िया नाम से उपन्यास 1990। करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में। तो इस प्रकार से ये इनके उपन्यास इन्होंने रखे हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनका जन्म 1907 में हुआ है और 1979 में इनकी मृत्यु हुई है। हिंदी निबंधकार रहे हैं, ये आलोचक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। और जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनका जो है इनका जन्म हुआ है और इनके
पिता का नाम जो है वो अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध भी रहे हैं और इनके बारे में हमने काफ़ी जो है पढ़ा भी है। तो इनके जो हम कह सकते हैं इनके जो उपन्यास हैं जो बड़े फेमस उपन्यास रहे हैं इनके, और पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं इनके। और ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, बहुत इतिहास की बात करी है इन्होंने। पहला उपन्यास जो है इनकी बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। आधार जो है इसमें बाणभट्ट, निपुणिका और न्यूनिया है, और विषय वस्तु क्या है, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ जाता है इसके ऊपर। चारु चंद्रलेख नाम का उपन्यास 1963। आधार है इसमें राजा सातवाहन और चंद्रलेखा। 12वीं से 13वीं शती की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है इसमें। फिर पुनर्नवा नाम का उपन्यास 1973। लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम आधार है इसमें, और वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। आधार का मतलब है जो इसमें पात्र है मैं जिसके ऊपर इन्होंने उपन्यास लिखा है वो है इसमें। आगे देखते हैं। और जो लास्ट है इनका वो है अनाम दास का पोथा 1976 में। छांदोग्य और बृहदारण्यक इनके जो रहे हैं मेन कथानक के पात्र। और फिर है औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो हैं उपन्यास है उनकी बात हमने की। आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे रांगे राघव। रांगे राघव जी का जन्म जो हुआ है वो है 1923 में हुआ है जन्म इनका, और इनकी जो मृत्यु है वो 1962 में है। और हिंदी की बड़ी ही विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से हैं, जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में, क्योंकि बहुत कम इनकी आयु जो है बहुत अल्पायु रही है। इसमें ये उपन्यासकार भी रहे हैं हिंदी साहित्य में, ये कहानीकार भी रहे हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार भी हैं, कवि भी हैं, इतिहासवेत्ता भी हैं, और रिपोर्टाज लेखक के रूप में भी इन्होंने स्वयं को प्रतिस्थापित करा है। और अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन भी हम लोगों को कराकर गए हैं। तो इनका जीवन जो है चाहे छोटा सा जीवन रहा है लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली रहे हैं ये। इनके उपन्यास मैंने ज़्यादा लिखे नहीं हैं यहाँ पे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे पेपर के लिहाज से, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। उपन्यास इनके काफ़ी सारे हैं वैसे तो, मैं साथ साथ लिखती भी चली जाती हूँ इसमें। हुजू नाम का इनका एक उपन्यास है 1951 में, और एक उपन्यास इनका जो ये जो कुछ उपन्यास इन्होंने जीवनी परक उपन्यास रखे हैं जिसमें जीवनियाँ हैं। फिर कुछ उपन्यास इन्होंने ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के बारे में भी लिखे हैं, और कुछ इनके जो हैं ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अगर हम इनके जीवनी पहले हम देखते हैं ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के बारे में जो उपन्यास है उसमें से तो एक तो ये हुजू उपन्यास हो गया। उसके बाद इनका है सीधा सादा रास्ता 1951 में है वो उपन्यास। एक कब तक पुकारूं एक उपन्यास है इनका, जो है उपन्यास जरायाम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है ये कब तक पुकारूं उपन्यास। फिर इनका रायू और पर्वत नाम से उपन्यास है 1958। छोटी सी बात 1959। पथ का पाप 1959। धरती मेरा घर 1960 और आखिरी आवाज़ 1962। तो इनके ये ग्रामीण और नगरीय यथार्थ, इनकी ग्रामीण जीवन की सच्चाई और नगरों में कैसा जीवन होता है उसकी सच्चाई के बारे में इनके इन उपन्यासों में बात करी है इन्होंने। फिर कुछ इनके जीवनी परक उपन्यास भी रहे हैं, जैसे देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लक्ष्मी की आंखें, जब आवेगी काल घटा, धूनी का धुआं इनके उपन्यास हैं ये। तो मैं जो जैसे पीडीएफ जब हम डालेंगे तो मैं ये वाले जो उपन्यास है वो भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें मैंने शायद जो है इसमें नहीं लिखे हैं मैंने उपन्यास ये, आगे जो है यहीं तक 2 लिखे थे इनके उपन्यास। तो बाकी इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास है उसमें जो है इनका आता है मुर्दों का टीला, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपन्यास है ये मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। और इसके अलावा इनके जो है उपन्यास प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी, इस प्रकार से ये इनके उपन्यास हैं। फिर जो इनका एक विषाद मठ नाम की रचना है 1946 ईस्वी में, वो बंगाल के अकाल पर आधारित है इनके विषाद मठ नाम से उपन्यास जो है इनका। तो इस प्रकार से ये इनके उपन्यास रहे हैं रांगे राघव जी के। तो आज हमने रांगे राघव जी तक अपने उपन्यासों का सिलसिला ख़त्म किया है। इसके बाद अभी हमें जो पढ़ने हैं वो भी हमारे काफ़ी सारे हैं। आगे हम बहुत सारे पढ़ेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जिनके उपन्यास हमें 5-5, 6-6 या 2 उपन्यास, 3 उपन्यास ऐसे ही हैं। जैसे कि हमें नरेंद्र कोहली जी के तो 5-6 उपन्यास हैं। फिर शिव प्रसाद सिंह जी के उपन्यास पढ़ने हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, मनु शर्मा, बच्चन सिंह। फिर उसके बाद हम आंचलिक उपन्यास पढ़ेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु जिसमें आते हैं जो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में हैं फणीश्वरनाथ रेणु, और नागार्जुन जो है प्रथम आंचलिक उपन्यासकार, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इस प्रकार से हमें उपन्यास अभी काफ़ी पढ़ने हैं। फिर महिला उपन्यासकार भी हैं हमारे और दलित उपन्यास भी हैं, तो ये सारे उपन्यास हमको पढ़ने हैं। अभी तो मुझे लगता है शायद 2 क्लास और हो पाए उपन्यासों में, उसके बाद शायद हमारा इस कोर्स में कहानी है, तो फिर हम कहानियाँ पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिए। मैं आपकी कमेंट सारी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें बिल्कुल भी। और अपने इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अभ्यास करते रहिए और खुद भी कोशिश करिए कि किस प्रकार से प्रश्न आप बना सकते हैं। मैं जिस प्रकार के मॉक टेस्ट में प्रश्न दे रही हूँ वो सबको कई लोगों को तो बहुत आसान लगते हैं, कईयों को मुश्किल भी लगते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं पेपर में, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन पेपर जब एक टीचर बनाता है, जो भी कोई सेट करता है एग्जामिनर, तो वो हर प्रकार के प्रश्नों को कवर करता है। आप बहुत ही मुश्किल प्रश्न नहीं रख सकते सारे, उसमें बहुत आसान भी नहीं रख सकते, मिक्स टाइप के प्रश्न होते हैं। इसलिए हमें सारे प्रश्नों का अभ्यास करते हुए चलना है, सीधे प्रश्नों का भी अभ्यास करना है, क्रम में लगाने वालों का भी करना है। तो अभी तो शुरुआत ही हुई है, 4 मॉक टेस्ट किए हैं, आगे भी इंतजार करिए, अच्छे से अच्छे प्रश्न हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।